हेलो गाइस गाइस टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। गाइस कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। इसमें दोस्तों आज ये अपनी चौथी क्लास है और दोस्तों ये पीवाई की सीरीज़ है, पीवाईक्यू, जिसमें दोस्तों 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज 31 से 40 नंबर तक के क्वेश्चन हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा दोस्तों, इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, जिसमें दोस्तों 150 क्वेश्चन होते हैं। मीन्स पेपर फर्स्ट में 50 क्वेश्चन जो कंपलसरी होते हैं सभी सब्जेक्ट वालों के लिए, और जो दोस्तों सेकंड पेपर होता है आपके सब्जेक्ट से होता है, 100 नंबर का होता है, मतलब 100 क्वेश्चन होते हैं जो 200 नंबर का होता है, और वो 50 नंबर जो फर्स्ट पेपर में होते हैं, 50 क्वेश्चन 100 नंबर के। यानी दोस्तों आपका टोटल पेपर कितने नंबर का होता है? 300। तो दोस्तों ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये दोस्तों पेपर सेकंड के सब्जेक्ट एजुकेशन के हैं दोस्तों, यानी शिक्षा शास्त्र के हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी ये बातें समझ गए होंगे। आइए हम सभी अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज क्लास का पहला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों मैंने इसमें हमेशा बताया कि जब नहीं पूछेगा तो मतलब कोई 3 सही होंगे, एक नहीं होगा, उसको आपको ढूंढना है। तो पहला ऑप्शन है बच्चे सक्रिय एवं अप्रेरित शिक्षार्थी होते हैं। फिर दूसरा ऑप्शन दोस्तों, बच्चे अपने अनुभवों से ज्ञान की संरचना करते हैं। तीसरा ऑप्शन दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास के लिए किसी के द्वारा अपने शारीरिक एवं सामाजिक वातावरण के साथ अन्योन्य क्रिया, कोई अनिवार्य शर्त नहीं है। चौथा ऑप्शन दोस्तों दोस्तों माफ़ कीजिएगा, केवल कुछ विशिष्ट आनुवांशिक तौर से नियंत्रित परिवर्तनों के घटित होने के बाद स्थिति में ही संज्ञानात्मक विकास अग्रसरित हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो इसमें दोस्तों हमारा जैसे पहला ऑप्शन है कि बच्चे सक्रिय एवं अप्रेरित शिक्षार्थी होते हैं, तो ये तो बात सही है कि बच्चे सक्रिय होते हैं और अभिप्रेरित शिक्षार्थी होते हैं। मतलब क्या हुआ दोस्तों, ये किसी भी काम के लिए उत्सुक होते हैं, किसी भी कार्य को करने के लिए या समझने के लिए इनमें उत्तेजना पाई जाती है। तो ये तो पॉइंट सही है दोस्तों, ये जीन पियाजे ने कहा है, ये जीन पियाजे का पॉइंट है दोस्तों। लेकिन सही है तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा गया है दोस्तों। दूसरा ऑप्शन दोस्तों, बच्चे अपने अनुभव से ज्ञान की संरचना करते हैं, ये भी दोस्तों जीन पियाजे ने बताया है और ये भी सही है, लेकिन यहाँ गलत पूछा गया है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अब हमारे पास तीसरा ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास के लिए किसी के द्वारा अपने शारीरिक एवं सामाजिक वातावरण के साथ अन्योन्य क्रिया कोई अनिवार्य शर्त नहीं है। मतलब संज्ञानात्मक विकास का मतलब क्या हुआ दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो दिया था दोस्तों, वो दिया था जीन पियाजे ने, और ये दोस्तों पूरा मस्तिष्क से संबंधित होता है। यहाँ पर क्रिया करके चीज़ों को सीखा जाता है, ऐसा जीन पियाजे ने बताया दोस्तों, और इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई जीन पियाजे ने। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास के लिए किसी के द्वारा अपने शारीरिक एवं सामाजिक वातावरण के साथ अन्योन्य क्रिया कोई अनिवार्य शर्त नहीं है, जो कि दोस्तों गलत है, यानी सही है हमारा तीसरा ऑप्शन। अनिवार्य शर्त नहीं, ऐसा नहीं है। संज्ञानात्मक विकास के लिए तो शारीरिक क्रिया दोस्तों मैंने बताया, क्रिया इसमें जरूरी है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कोई अनिवार्य शर्त नहीं, लेकिन इसमें क्रिया पे विशेष जोर दिया जाता है संज्ञानात्मक विकास में जीन पियाजे में। अब फिर चौथा ऑप्शन है केवल कुछ विशिष्ट आनुवंशिक तौर से नियंत्रित परिवर्तनों के घटित होने के बाद स्थिति में ही संज्ञानात्मक विकास अग्रसरित होता है। ये बात सही है लेकिन गलत पूछा गया है, तो नहीं होगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी समझ पाए होंगे। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है कि शैक्षिक मनोविज्ञान अपनी विषय वस्तु को निम्न के ऊपर किए गए अध्ययनों से प्राप्त होता है। दोस्तों जब ऐसे क्वेश्चन है जहाँ पर निम्न हो, तो यहाँ पर अगर आप निम्न की जगह शैक्षिक मनोविज्ञान अपनी विषय वस्तु को किसके ऊपर किए गए अध्ययनों से प्राप्त करता है, तो यहाँ पर आप क्वेश्चन क्या पूछ रहा, सीधे अर्थ समझ में आ रहा। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, शैक्षिक मनोविज्ञान अपनी विषय वस्तु को निम्न के ऊपर, अब निम्न का मतलब विशेष कुछ यहाँ समझ में नहीं आ रहा, तो यहाँ पर आप लोग ये हमेशा ध्यान दीजिए, लगा लिया करिए जब न समझ में आए किसके ऊपर। तो फिर अब हम ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन सामान्य दशाओं वाले पशुओं, दूसरा ऑप्शन समान दशाओं वाले बच्चों, तीसरा ऑप्शन नियंत्रित स्थितियों के अंतर्गत मानव प्राणियों पर, चौथा ऑप्शन है नियंत्रित स्थितियों के अंतर्गत पशुओं।
तो यहाँ पर क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्या है, शैक्षिक मनोविज्ञान अपनी विषय वस्तु को किसके ऊपर किए गए अध्ययनों से प्राप्त करता है। मतलब जो अध्ययन किया गया है यानी जो प्रयोग किया गया है शैक्षिक मनोविज्ञान या साइकोलॉजी का टेस्ट जो हुआ है ये किसके ऊपर करने से प्राप्त हुआ है दोस्तों। ये सीधा क्वेश्चन ये पूछ रहा। तो यहाँ पर क्या कहा गया, पहला सामान्य दशाओं वाले पशुओं, नहीं ऐसा नहीं है दोस्तों, गलत। सामान्य दशाओं वाले बच्चे, ऐसा भी नहीं है। अब यहाँ पर तीसरा ऑप्शन क्या है, नियंत्रित स्थितियों के अंतर्गत मानव प्राणियों पर। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पशुओं पर तो नहीं किया गया है, लेकिन पावलों ने केवल कुत्तों पे किया था। लेकिन बाकी जैसे जीन पियाजे वगैरह हैं, पैट्रिक लॉरेंस, कोहलबर्ग हैं, इन्होंने मतलब बच्चों को या छात्रों को क्लास के या कॉलेज में ऐसे प्रयोग किया है। तो और वो भी नियंत्रित स्थिति में, जैसे यहाँ पर क्या है, नियंत्रित स्थिति के अंतर्गत मानव प्राणियों पर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपसे भी क्वेश्चन समझ पाए होंगे। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, अधिगम संकल्पनाओं में सम्मिलित सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रक्रिया को अभिलक्षित कीजिए। अधिगम संकल्पनाओं में सम्मिलित सर्वाधिक, सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रक्रिया को अभिलक्षित कीजिए। जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है वो क्या है ये बताना है दोस्तों, क्वेश्चन में पूछ रहा। जब भी दोस्तों सबसे पहले इसमें ये होता है क्वेश्चन, मतलब जो पेपर होता है हम लोग का, ये क्या होता है दोस्तों कि मतलब यहाँ पर हम लोग को क्वेश्चन समझना होता है कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन समझ में आता है, आ जाता है तो आंसर जल्दी निकल आता है। जब तक क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो उत्तर निकल नहीं पाता दोस्तों। आप सभी ने देखा होगा ये चीज़ ज़रूर। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन विशिष्टीकरण, दूसरा ऑप्शन है संवर्गीकरण, तीसरा ऑप्शन दोस्तों सामान्यीकरण, चौथा ऑप्शन प्रयोग। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन दोस्तों, अधिगम संकल्पनाओं में सम्मिलित सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रक्रिया को अभिलक्षित कीजिए। जो ऐसी प्रक्रिया बताना है जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर कौन सी प्रक्रिया है दोस्तों, विशिष्टीकरण है, संवर्गीकरण है, सामान्यीकरण है, प्रयोग। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन हो जाएगा सामान्यीकरण। विशिष्टीकरण भी नहीं, संवर्गीकरण भी नहीं, प्रयोग भी नहीं, सामान्यीकरण दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर अधिगम की बात हो रही है और अधिगम का मतलब क्या होता है, सीखना। और इसमें सीखने की जो संकल्पना है उसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है सामान्यीकरण। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अधिगम के अनुकूल के सिद्धांत में है, अधिगम के अनुकूल के सिद्धांत में है। पहला ऑप्शन दोस्तों, अप्राकृतिक उद्दीपन को ग्रहण करने के लिए व्यक्ति को तत्परता युक्त रहना चाहिए। तत्परता का मतलब दोस्तों उत्सुकता बनी रहनी चाहिए उसमें उसमें छात्र में चीज़ों को जानने के प्रति। फिर दूसरा ऑप्शन है अप्राकृतिक उद्दीपन, प्राकृतिक उद्दीपन का अनुसरण करता है। फिर तीसरा ऑप्शन दोस्तों, प्राकृतिक उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया को पुनर्प्रबलीकृत किया जाना चाहिए। फिर चौथा ऑप्शन दोस्तों, प्राकृतिक उद्दीपन अप्राकृतिक उद्दीपन का अनुसरण करता है। यहाँ पर जो दोस्तों शब्द है अनुकूलन, अनुकूलन भी दोस्तों जो शब्द है अगर साइकोलॉजी में देखा जाए तो दोस्तों ये जीन पियाजे ने दिया है अनुकूलन शब्द। अब अनुकूलन का अर्थ क्या होता है दोस्तों, अनुकूलन का अर्थ होता है दोस्तों अपने आप को किसी वातावरण में ढाल लेना, ये अनुकूलन कहलाता है। तो यहाँ पर जो दोस्तों हमारा ऑप्शन हो जाएगा दूसरा हो जाएगा कि अप्राकृतिक उद्दीपन प्राकृतिक उद्दीपन का अनुसरण करता है। जो अप्राकृतिक उद्दीपन है ये प्राकृतिक उद्दीपन का अनुकरण करता है। उद्दीपन का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसकी इंग्लिश स्टिमुलस होती है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे जैसे हम लोग दोस्तों मान लीजिए यहाँ पर प्रैक्टिस क्लास हो रही या आप लोग पढ़ रहे हैं या हम पढ़ा रहे हैं, तो एक उद्देश्य है हम सभी का। मान लीजिए हमारा उद्देश्य कुछ है, आपका उद्देश्य पेपर निकालना। तो यहाँ पर जैसे नेट है उद्दीपक और उसके लिए जो काम कर रहे हैं हम सभी उस पर वो क्रिया कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्राकृतिक उद्दीपन क्या हुआ, नेट। तो यहाँ पर जैसे अप्राकृतिक उद्दीपन प्राकृतिक उद्दीपन का अनुसरण करता है, ये क्वेश्चन सही है दोस्तों, मतलब ऑप्शन सही है। अब पहला ऑप्शन है अप्राकृतिक उद्दीपन को ग्रहण करने के लिए व्यक्ति को तत्परता युक्त रहना चाहिए, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, है लेकिन यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमारा ज़्यादा सटीक है दोस्तों। फिर तीसरा ऑप्शन क्या है, प्राकृतिक उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया को पुनर्प्रबलीकृत किया जाना चाहिए, ऐसा नहीं है दोस्तों।
अब यहाँ तो चौथा ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है दोस्तों। प्राकृतिक उद्दीपन अप्राकृतिक उद्दीपन का अनुसरण करता है, नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे दोस्तों। 35 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि विकास की किसी भी अवस्था में कोई भी बात को प्रशिक्षित किया जा सकता है। मतलब विकास की कोई किसी भी अवस्था में कोई भी बात को प्रशिक्षित प्रशिक्षित का मतलब दोस्तों जैसे ट्रेनिंग इसकी इंग्लिश होती है, मतलब सिखाया जा सकता है, ऐसा समझ सकते हैं आप सभी। किसी बात को सिखाया जा सकता है। तो यह दृष्टिकोण किसने दिया, यह दृष्टिकोण किसने प्रस्तावित किया, यह किसका मत है दोस्तों, इस सब का अर्थ एक ही होता है। तो हमारे पास पहला ऑप्शन दोस्तों जीन पियाजे। मैंने बताया दोस्तों जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के जनक हैं। फिर दोस्तों दूसरा ऑप्शन है आसवेल, डी आसवेल। तीसरा ऑप्शन दोस्तों जेरेम ब्रूनर। चौथा ऑप्शन है बी.एफ. स्किनर। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे जीन पियाजे ने क्या बताया, हर अवस्था में बालक क्या सीखेगा, इन्होंने बाकायदा वर्णन किया। इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई दोस्तों, जैसे इंद्रियजनित संवेदीगामक पहली अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दूसरी अवस्था, फिर तीसरी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथी में अमूर्त। मतलब हर एक अवस्था में क्या सीखेगा इन्होंने उम्र के साथ बताया दोस्तों। तो ये तो है नहीं दोस्तों, ये तो कट गए। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, विकास की किसी भी अवस्था में, तो पहला ऑप्शन कट गया। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारा सटीक आंसर हो जाएगा, यानी जिसने ये मत दिया वो कौन है, जेरेम ब्रूनर। जेरेम ब्रूनर के अनुसार विकास की किसी भी अवस्था में कोई भी बात को प्रशिक्षित किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। 36 नंबर क्वेश्चन है दीपावली के पर्व मनाने पर किसी एक परियोजना को पूरा करने के लिए यदि बच्चों को एक समूह गणितीय कौशल को प्रशिक्षित कर लेता है तो यह निम्न रूप से जाना जाता है। मैंने बताया दोस्तों प्रशिक्षित का मतलब ट्रेनिंग, किसी चीज़ को सिखाने के लिए 1 महीने की ट्रेनिंग, 10 दिन की ट्रेनिंग, ये दोस्तों प्रशिक्षण होता है, प्रशिक्षित करना होता है। तो यहाँ पर क्या है क्वेश्चन, फिर से एक बार देख लेते हैं दोस्तों। दीपावली के पर्व मनाने पर किसी एक परियोजना को पूरा करने के लिए यदि बच्चों का एक समूह गणितीय कौशल को प्रशिक्षित कर लेता है यानी सीख लेता है तो यह निम्न रूप से जाना जाएगा। प्रासंगिक अधिगम, औपचारिक अधिगम, अनौपचारिक अधिगम, अनौपचारिक अधिगम। दोस्तों प्रासंगिक का मतलब क्या हुआ दोस्तों, आपके विषय वस्तु से या आपके जीवन से संबंधित होना चाहिए तो प्रासंगिक माना जाएगा। फिर दूसरा क्या है, औपचारिक अधिगम, अनौपचारिक अधिगम। तीसरा ऑप्शन, शिक्षा 2 प्रकार की होती है दोस्तों, 3 प्रकार से आपके उसमें बताया गया दोस्तों। पहली औपचारिक, दूसरी अनौपचारिक। औपचारिक मतलब दोस्तों क्या हुआ, ये दोस्तों औपचारिक अधिगम का मतलब हुआ जैसे विद्यालय है सबसे बड़ा उदाहरण। ज़्यादा इसमें दोस्तों कुछ जानने की विशेष आवश्यकता नहीं, केवल आप विद्यालय दिमाग में याद रखिए, पूरा क्लियर हो जाएगा। अनौपचारिक अधिगम का मतलब घर परिवार। अब आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों, मतलब औपचारिक अधिगम का एक समय स्थान होता है लेकिन अनौपचारिक अधिगम में ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती। अब अनौपचारिक अनौपचारिक अधिगम भी दोस्तों ये बताया गया है। अनौपचारिक अधिगम भी दोस्तों क्या हुआ, जो औपचारिक से संबंधित ना हो, अनौपचारिक अधिगम। मतलब ये तीसरा और चौथा ऑप्शन लगभग एक ही है दोस्तों, समान अर्थ दे रहा। तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। कभी कभी आप सभी ने देखा होगा 2 क्वेश्चन सेम अर्थ देते हैं, मतलब 2 ऑप्शन, तो वो दोनों ऑप्शन कट जाएंगे। अब यहाँ पर घूम फिरा के वही बात की जा रही, अनौपचारिक अधिगम। यहाँ पर दोस्तों अधिक का गम है, ये नहीं होगा। अनौपचारिक अधिगम वही तो हुआ सेंस दोस्तों, वही निकल रहा। तो दोनों ऑप्शन कट गए, हमारे पास बचा पहला और दूसरा। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा प्रासंगिक अधिगम। मतलब यदि बच्चों को एक समूह गणितीय कौशल को प्रशिक्षित कर लेता है तो ये तो प्रासंगिक अधिगम हुआ, अगर न कर पाता तो अप्रासंगिक होता। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड के पदों का मिलान कीजिए तथा सही मिलान दिए गए विकल्पों में से चुनिए। पहला ऑप्शन दोस्तों सूची फर्स्ट, मतलब सूची सेकंड इधर दिया गया है बाईं तरफ, सूची फर्स्ट से दाईं तरफ सूची सेकंड। अब ए नंबर है दोस्तों दिशात्मक परिकल्पना का परीक्षक। बी ऑप्शन है शून्य परिकल्पना की अस्वीकृत की संभाविता। तीसरा ऑप्शन दोस्तों शून्य परिकल्पना की अनुचित अस्वीकृत की संभाविता। चौथा ऑप्शन है एक चर सतत तथा दूसरा धुंधीकृत।
तो यहाँ पर दोस्तों पहला है बाई सीरियल सहसंबंध, दूसरा है प्रकार का एक त्रुटि, फिर तीसरा है एक पुच्छ परीक्षण, और चौथा है सार्थकता स्तर, और पांचवा है दो पुच्छी परीक्षण। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे दिशात्मक परिकल्पना का परीक्षण परीक्षक क्या हुआ, ये दोस्तों जैसे मैं आपको थोड़ा सा अर्थ भी बताते चलूंगा दोस्तों। जैसे शून्य परिकल्पना की अस्वीकृत की संभाविता, ये क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब हुआ अस्वीकृत की संभाविता मतलब सार्थकता स्तर। दूसरे का क्या हो जाएगा दोस्तों, चौथा। अब दोस्तों पहला जैसे दिशात्मक परिकल्पना परीक्षक हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक पुच्छी परीक्षण में आएगा, एक पुच्छी परीक्षण। तो यहाँ पर तीसरा हो जाएगा हमारा। फिर दोस्तों तीसरा ऑप्शन बचा शून्य परिकल्पना की अनुचित अस्वीकृत की संभाव्यता, मतलब यहाँ पर शून्य परिकल्पना की अस्वीकृत की संभाव्यता था। यहाँ क्या है दोस्तों, शून्य परिकल्पना की अनुचित, एक होता है उचित अनुचित, जानते होंगे दोस्तों आप सभी, अनुचित अस्वीकृत की संभाव्यता। तो यहाँ पर सी में क्या हो जाएगी दोस्तों, त्रुटि हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर अनुचित कहा जा रहा है तो यहाँ पर त्रुटि हो जाएगा सीधा। आप यहाँ से समझ सकते हैं, जैसे अनुचित कहा जा रहा है दोस्तों तो यहाँ पर तो नेगेटिव कहा जा रहा है, तो त्रुटि वन प्रकार की त्रुटि। फिर चौथा आसन दोस्तों क्या हो जाएगा, एक चर सतत तथा दूसरा द्वंद्वीकृत, तो बाई सीरियल सहसंबंध हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी समझ पाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 38 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किसी केंद्रीय मान के दोनों ओर आंकड़ों प्राप्तांकों का प्रसरण का मापन। तो पहला ऑप्शन दोस्तों शतमक क्रमांक द्वारा होता है, मानक विचलन द्वारा होता है, चतुर्थांकों द्वारा होता है, विषमता द्वारा होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है, किसी केंद्रीय मान के दोनों ओर आंकड़ों का प्रसरण का मापन जो होता है, ये दोस्तों मानक विचलन द्वारा होता है। इसमें ट्रिक मतलब जो की पॉइंट है पकड़ने का, केंद्रीय मान के दोनों ओर, केंद्रीय मान के दोनों ओर तो मानक विचलन द्वारा दोस्तों। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर, शैक्षिक अनुसंधान में पथ प्रदर्शी अध्ययन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दोस्तों अनुसंधान योजना में सुधार, दूसरा ऑप्शन है शोध यंत्र की परख, तीसरा ऑप्शन है शोधकर्ताओं के समूह का प्रशिक्षण, चौथा ऑप्शन है प्राथमिक सूचनाएं संकलित करना। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन क्या है, शैक्षिक अनुसंधान में पथ प्रदर्शी अध्ययन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों शैक्षिक अनुसंधान में पथ प्रदर्शी अध्ययन करने का जो मुख्य उद्देश्य है, यह अनुसंधान योजना में सुधार करना नहीं, शोध यंत्र की परख नहीं दोस्तों, प्राथमिक सूचनाएं संकलित करना है, प्राथमिक सूचनाएं संकलित करना। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। 40 नंबर क्वेश्चन है, प्राप्तांकों के एक समूह का मध्यमान तथा मानक विचलन क्रमशः m तथा s है, यदि प्रत्येक मूल प्राप्तांक में k जोड़ दिया जाए तो नया मध्यमान तथा मानक विचलन होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों सीधा हम ऑप्शन बता देते हैं, तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी क्वेश्चन समझ पाए होंगे। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू दोस्तों, हम सभी नेक्स्ट क्लास मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।